Hello students, today we will learn about the structure of Taenia solium and their habitat, their classification and also about their body wall. So Taenia solium के बारे में we will start. So Taenia solium is a worm, ठीक है. Basically it is a parasitic worm. It is a parasitic worm एंड ये टीनिया सोलियम बिलोंग करती है फ्रॉम द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज. फ्रॉम विच फाइलम? फ्रॉम द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करती है एंड इट इज़ अ पैरासिटिक वर्म. ये एक पैरासिटिक वर्म है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट देयर हैबिटेट, दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन. ये मैन के इंटेस्टाइन में रहते हैं. दे लिव इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ मैन. It means they are parasitic. They only live in the intestine of man. Okay. Now, as they live inside the intestine of host, so ये क्या होंगे? Endoparasite. Endoparasite वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी दूसरी होस्ट की बॉडी में इनसाइड उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं. मीन्स जो ये टीनिया सोलियम है ये मैन की इंटेस्टाइन के अंदर हैं. सो दे इसलिए इन्हें कहा जाता है एंडोपैरासाइट्स. टीनिया सोलियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है. सबसे पहला जो होस्ट है जिसकी बॉडी में टीनिया सोलियम जाती है दैट इज़ द प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंड होस्ट इज़ द सेकेंडरी होस्ट. ओके. जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट इज़ इंटेस्टाइन ऑफ मैन. प्राइमरी होस्ट क्या है? मैन का इंटेस्टाइन. मीन्स प्राइमरी होस्ट इज़ हु? मैन. एंड सेकेंडरी होस्ट कौन है? दैट इज़ पिग. सेकेंडरी होस्ट इज़ पिग एंड दैट्स वाई टीनिया सोलियम जो है वो उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, अबेंडेंट होती है. अबेंडेंट मीन्स मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है? उन एरियाज़ में जहाँ पे पिग या पॉर्क मीट ज़्यादा खाया जाता है. हैज़ बीन ईटन abundantly. सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉर्क मीट या पिग मीट को खाया जाता है. ठीक है. वहीं पे ज़्यादा टीनिया सोलियम्स पाए जाते हैं जहाँ पे पिग या पॉर्क मीट को सबसे ज़्यादा खाया जाता है. ओके. सो टीनिया सोलियम के 2 होस्ट हैं. फर्स्ट इज़ द प्राइमरी होस्ट and second is the secondary host. Primary host is the man and secondary host is the pig. So we are completed with our habit and habitat. Habitat में हमने क्या पढ़ा? ओवरव्यू की हमने पढ़ा कि टीनिया सोलियम क्या है? इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ मैन है. दैट्स वाई एंडोपैरासाइट. इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. पहला होस्ट कौन सा है? फर्स्ट इज़ द प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंड इज़ द सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट कौन है? इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड सेकेंडरी होस्ट कौन है? दैट इज़ पिग. और सबसे ज़्यादा टीनिया सोलियम वहाँ पाई जाती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉर्क मीट इज़ कंज्यूम्ड. ओके. सो हैबिट एंड हैबिटेट इज़ डन. नाउ वी विल गो विद द स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम. ओके. टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर जो है इट इज़ समथिंग लाइक दिस. टीनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म भी कहा जाता है. पॉर्क टेपवर्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर सेकेंडरी होस्ट इज पिग. सेकेंडरी होस्ट इज पिग और पिग के मीट को क्या कहा जाता है? पॉर्क. सो दैट्स वाई टीनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म भी कहा जाता है. सो वी विल गो विद द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. ठीक है. स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम अगर इसको पूरा जूम करके देखें, स्ट्रक्चर में अगर हम इसको if we go with the zooming, okay, so the structure is like this. okay. structure में सबसे पहले this is the part, इसकी जो बॉडी है या फिर स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें 3 पार्ट्स हैं.
इसकी टीनिया सोलियम की बॉडी में 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज कॉलेक्स, सेकंड इज द नेक, ओके, एंड थर्ड इज द स्कॉलेक्स नेक. वो जो बाकी का बॉडी पार्ट बचा स्कॉलेक्स नेक के बाद, उस पूरे बॉडी पार्ट को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिला. STROBILA, स्ट्रोबिला. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिला. सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि their body consists of 3 parts. Their body consists of 3 parts. Their body consists simply of how many parts? Their body consists of 3 parts. So their body consists of 3 parts. सबसे पहला पार्ट है स्कॉलेक्स. स्कॉलेक्स कौन सा पार्ट है? स्कॉलेक्स इज द एंटीरियर पार्ट. एंटीरियर मीन्स टुवर्ड्स द माउथ. माउथ की तरफ जो सबसे अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्कॉलेक्स. हो जो इनका सेकेंड पार्ट है दैट इज नेक. दैट इज नेक. एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिला. थर्ड पार्ट क्या है? स्ट्रोबिला. स्कॉलेक्स पार्ट जो है ये एंटीरियर पार्ट है. एंड दिस पार्ट जो है, दिस पार्ट हेल्प्स इन व्हाट? दे हेल्प इन एनकरेज. एनकरेज मीन्स अटैचमेंट में हेल्प करता है. एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अटैचमेंट. किसके साथ? वो भी अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइन ऑफ मैन. अब मैन है, उसके इंटेस्टाइन में प्रॉपरली उसने अटैच होना है बहुत समय के लिए, तो उसको वहाँ पे एनकरेजमेंट और अटैचमेंट करनी पड़ेगी ना. सो दिस कॉलेक्स हेल्प्स इन दैट अटैचमेंट. ओके, एंड दैट इज़ द इंटीरियर पार्ट बताया मैंने. इंटीरियर पार्ट है बॉडी का. एंड इट्स शेप, इसकी जो शेप है इट इज़ लाइक नॉब. इट इज़ लाइक नॉब लाइक शेप है. ओके, एंड दिस कॉलेक्स, ये जो कॉलेक्स है, एंड दिस कॉलेक्स, सी दिस इज कॉलेक्स. ये कैसा है? दिस इज नॉब लाइक. दिस इज नॉब लाइक. आई ऑलरेडी सेड ये नॉब की तरह है. दिस कॉलेक्स इज नॉब लाइक. और ये कहाँ, किस पार्ट में है बॉडी के? दिस इज प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है. एंटीरियर पार्ट कौन सा होता है? एंटीरियर पार्ट होता है जो माउथ की तरफ हो, टुवर्ड्स माउथ. एंटीरियर पार्ट कहाँ की तरफ होता है? टुवर्ड्स द माउथ. सबसे एंटीरियर मीन्स जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर पार्ट. जहाँ पे एनस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल पार्ट. एंटीरियर मीन्स सबसे ऊपर वाला पार्ट एंड डिस्टल मीन्स सबसे लास्ट पार्ट. ओके, नाउ स्कॉलेक्स मैंने बताया इट इज़ नॉब लाइक, इंटीरियर पार्ट है, ठीक है. एंड स्कॉलेक्स जो है इसमें, इस स्कॉलेक्स में 4 सकर्स प्रेजेंट होते हैं. कितने? 4 सकर्स. कितने? 4 सकर्स. आई थिंक इट्स विजिबल हियर. ये डायग्राम अगर हम लें, दिस डायग्राम, हियर यू कैन सी प्रॉपरली कि यहाँ पे हेयर आर सकर्स. यहाँ पे हेयर आर, सी देयर इज, अगर हम इसको खोलें अच्छे से तो देयर आर सकर्स प्रेजेंट. वेट, सी देयर आर सकर्स. these are called as the suckers. 1 2 3 और एक डॉर्सल साइड की तरफ 4 suckers are present in the scolex. okay, see here, these are the suckers. हो ये कितने हैं? ये 4 हैं. कितने हैं? 4 suckers. एक यहाँ 1 2 3 और एक डॉर्सल साइड पिछली साइड की तरफ है. सो 4 suckers are present. एंड ऑल्सो ये टॉप की तरफ ये राउंड प्रोमिनेंस है. इस राउंड प्रोमिनेंस को ही दिस राउंड गोल गोल स्ट्रक्चर है, दिस राउंड प्रोमिनेंस इज कॉल्ड हैज़ द रोस्टुलम. इस राउंड प्रोमिनेंस को रोस्टुलम कहा जाता है. और इस रोस्टुलम में इस राउंड प्रोमिनेंस जो है, इस राउंड प्रोमिनेंस में 22 to 32 हुक्स प्रेजेंट होते हैं. 22 से 32 हुक्स प्रेजेंट होते हैं. इस राउंड प्रोमिनेंस में कितने हुक्स हैं टोटल?
a total of 22 to 32 hooks present. Rostrum was what? Goal. See, you are seeing in this diagram very easily कि this is a round prominence. Rostrum is the round prominence and it has 22 to 32 curved hooks. 22 से 32 curved hooks इसमें present हैं. Okay, so rostrum is completed. rostrum जो है इसमें मैंने बताया कि 22 से 32 कर्व्ड हुक्स हैं. rostrum में 22 to 32 कर्व्ड हुक्स हैं एंड दीज कर्व्ड हुक्स जो हैं ये किससे बने हुए हैं? काइटिन मटेरियल से. काइटिन से हार्ड मटेरियल है. काइटिन इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल. ठीक है, काइटिन से बने हुए हैं ये 22 to 32 हुक्स. ओके, एंड इफ़ वी गो टू हुक rostrum में तो इसमें 2 सर्कल्स होते हैं. rostrum जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कल्स. यू आर सीइंग हियर कि rostrum में देयर आर 1 and 2 सर्कल. देयर आर 2 सर्कल्स. कौन कौन से? फर्स्ट इज द इनर सर्कल एंड द सेकेंड इज द आउटर सर्कल. इनर एंड द आउटर सर्कल. जो इनर वाला सर्कल है दैट इज लार्जर while the outer circle क्या है? that is smaller. this is inner. this one is ये वाला. this is inner circle. अंदर वाला सर्कल है and बाहर वाला that is called as outer circle. inner circle जो है that is larger, थोड़ा बड़ा है and outer circle क्या है? smaller circle. smaller उसमें छोटी छोटी hooks हैं. smaller hooks present हैं. वाइल इनर वाले सर्कल में, इनर वाला जो सर्कल है उसमें लार्जर हुक्स प्रेजेंट हैं. लार्जर हुक्स प्रेजेंट हैं. सो मैंने कहा कि rostrum में जब कितनी हुक्स प्रेजेंट हैं? 22 to 32 कर्व्ड हुक्स. 22 to 32 कर्व्ड हुक्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, ओके. एंड ये जो हुक्स हैं ये किसकी बनी हुई हैं? कर्व्ड हुक्स आर मेड ऑफ काइटिन. कर्व्ड हुक्स आर मेड ऑफ कर्व्ड हुक किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है. एंड जो ये काइटिन की मतलब की हुक्स हैं ये हुक्स अरेंज्ड हैं. दीज हुक्स आर अरेंज्ड इन 2 सर्कल्स में. कितने सर्कल्स हैं इस हुक के अराउंड? ये आ गया इनर वाला सर्कल, ये बाहर वाला आउटर सर्कल. इनर सर्कल याद रखना है, लार्जर हुक्स होंगी उसमें. इनर सर्कल में लार्जर हुक्स होंगी. वाइल आउटर सर्कल की बात करें उसमें स्मॉलर हुक्स होंगी. आउटर सर्कल में स्मॉलर हुक्स होंगी. ओके, वो जो हुक्स हैं वो हुक्स के भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे. तो वो हुक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. दीज हुक्स ये ऐसे होती हैं हुक्स. wait, these hooks are like this. These hooks are like this exactly. okay, base, this is called as base. हुक की बात करें हम, हुक के 3 पार्ट्स हैं. मैंने हुक बना दी है. दिस इज हुक. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज बेस एंड द सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हैंडल. सेकेंड पार्ट को, हुक का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हैंडल. हुक की ही क्लासिफिकेशन हो रही है. एंड द थर्ड पार्ट इज द कॉनिकल ब्लेड. थर्ड पार्ट कौन सा है? कॉनिकल ब्लेड. हम तीनों की बात करेंगे. बेस की बात करें तो बेस वो पार्ट है जिसके साथ ये फिक्स होता है. बाय विच इट फिक्सेस. जिसकी मदद से, बेस की मदद से ये फिक्स होता है किसी भी जैसे इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन के साथ इन्हें फिक्स होना है तो वो उसके साथ बेस विल हेल्प देम टू फिक्स. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज द हैंडल की बात की मैंने. हैंडल कहाँ की तरफ है? यू आर सीइंग द स्ट्रक्चर. तो हैंडल जो है टॉप की तरफ है. तो वी कैन से दैट कि हैंडल इज टुवर्ड्स व्हाट? हैंडल इज टुवर्ड्स अपेक्स, दैट इज टॉप. अगर हम कॉनिकल ब्लेड की बात करें ये थोड़ा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है थोड़ा. तो वी कैन से दैट कि कॉनिकल ब्लेड जो है
कॉनिकल ब्लेड जो है टुवर्ड्स आउटवर्ड, कॉनिकल ब्लेड कहाँ की तरफ है, कॉनिकल ब्लेड जो लास्ट पार्ट है दैट ऑफ हुक, हुक का जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉनिकल ब्लेड, ये कहाँ की तरफ है, टुवर्ड्स आउटवर्ड, टुवर्ड्स आउटवर्ड की तरफ, टुवर्ड्स आउटवर्ड। ओके, सो जब हमने हुक को क्लासिफाई किया, हुक की डायग्राम ज़्यादा दिमाग में रहती है, सो हम उसको बार बार बनाएंगे। सो इट वाज लाइक दिस, ये है हमारा बेस, ठीक है, दिस इज़ आवर हैंडल एंड दिस इज़ आवर कॉनिकल ब्लेड, इट इज़ कॉनिकल, कौन की शेप का ब्लेड है, कॉनिकल ब्लेड। बेस मैंने बताया जिसके साथ ये फिक्स हो रहा है, जो मदद कर रहा है, बेस हेल्प कर रहे हैं इनको फिक्स करने पे। हैंडल जो है ये टॉप पे है, इसलिए अपेक्स, टुवर्ड्स अपेक्स, अपेक्स मीन्स टॉप, एंड कॉनिकल ब्लेड जो है इट इज़, कॉनिकल ब्लेड जो है ये टुवर्ड्स आउटवर्ड की तरफ है। सो वी कैन से दैट ब्लेड इज टुवर्ड्स आउटवर्ड, दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्डली, ब्लेड कहाँ की तरफ है, आउटवर्ड, डायरेक्ट आउटवर्डली। ओके, सो स्कॉलेक्स में हमने दो चीज़ों के बारे में मेजरली डिस्कस किया, दैट इज़ अबाउट हुक्स एंड द सेकेंड इज सकर्स, हुक्स एंड सकर्स के बारे में। एंड दीज आर द टू जो हेल्प करते हैं इनको अटैचमेंट में और किस में, एनकरेज होने में, किसी भी बॉडी के पार्ट के, मतलब कि इंटेस्टाइन, जो मैन का इंटेस्टाइन है उसके साथ अटैच होने में, दिस कॉलेक्स विद इट्स हुक्स और सकर्स के साथ, स्कॉलेक्स विद इट्स हुक्स एंड सकर्स हेल्प्स इन अटैचमेंट विद द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। सो आई सेड कि जो ये सकर्स हैं एंड हुक्स हैं, ये दोनों क्या वर्क कर रहे हैं, स्कॉलेक्स के ये पार्ट हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्कॉलेक्स, ये जो अपर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, इसे ही स्कॉलेक्स कहा जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ हुक्स, सकर्स, और ये राउंड प्रोमिनेंस को रोस्टिलम कहा जाता है। इट इज सर्कल में है एंड इसमें दो सर्कल्स हैं, फर्स्ट इज द इनर सर्कल एंड सेकंड इज लार्जर, इनर सेकंड इज आउटर, इनर लार्जर होगा, आउटर स्मॉलर सर्कल, आउटर स्मॉलर होगा, ठीक है। सो जो इसमें मैंने बताया कि हुक्स एंड सकर्स जो हैं ये वर्क करेंगे हैज़ एडिशन में, एडिशन मीन्स अटैचमेंट में, किसी भी इंटेस्टाइन के किसी भी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ आवर नेक। नेक का सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि इट इज़ बिहाइंड स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स ये था हमारा, दिस वाज द स्कॉलेक्स रीजन। नाउ नेक कहाँ पे है, बिहाइंड स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स के पीछे है, ये है स्कॉलेक्स ऊपर वाला, इसके पीछे नेक आ गई, दिस इज आवर नेक। सो नेक जो होती है इट इज़ अनसेगमेंटेड, इसमें कोई भी प्रोग्लोटिड प्रेजेंट नहीं होता है इस समय पे, इट इज़ अनसेगमेंटेड। प्रोग्लोटिड की हम बात करेंगे इन द स्टॉबुला में, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं। सो नेक इज़ बिहाइंड स्कॉलेक्स एंड इट इज़ अनसेगमेंटेड, इसमें कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो वी टॉक्ड अबाउट कि नेक जो है बिहाइंड द स्कॉलेक्स है, अनसेगमेंटेड है, अब इसमें कोई भी प्रोग्लोटिड प्रेजेंट नहीं है। और नेक को कौन सा रीजन कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, एरिया प्रोलिफरेशन या फिर बडिंग जोन, एरिया प्रोलिफरेशन या फिर इसे बडिंग जोन भी कहा जाता है। क्यों, द रीज़न इज़, इसे इसलिए इसे एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन या बडिंग, प्रोलिफरेशन मीन्स नए सेल्स का फॉर्मेशन करना, क्योंकि इस नेक रीजन में जो नेक रीजन है ये क्या करता है, न्यू प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन करता है, नए प्रोग्लोटिड्स बनाता है, ठीक है, न्यू प्रोग्लोटिड्स को बनाता है। एंड दैट्स वाई दिस एरिया को क्या कहा जाता है, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, मतलब कि प्रोलिफ्राई, दैट इज़ न्यू प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन करना, एरिया प्रोलिफरेशन। प्रोग्लोटिड्स आर द यूनिट्स, जो यूनिट्स ऐसे होंगे ना इन्हीं को प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है, जो पूरी टेपवर्म की बॉडी में होंगे एक्सेप्ट नेक रीजन,
ठीक है, और ऊपर वाला सर्कल जो स्कॉलिक्स रीजन है। सो दीज प्रोग्लोटिड्स, नए प्रोग्लोटिड्स कहाँ पे बनते हैं? नेक रीजन में। इसलिए नेक रीजन को एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन या फिर बडिंग जोन भी कहा जाता है। और ये प्रोग्लोटिड कह सकते हैं हम कि बडिंग से भी फॉर्म होते हैं इस नेक रीजन में, तभी इसको बडिंग जोन कहा जाता है। एरिया प्रोलिफरेशन या फिर बडिंग जोन, क्यों? क्योंकि नए प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन नेक रीजन में ही होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि नेक रीजन को एरिया प्रोलिफरेशन या बडिंग जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन होती है, नए प्रोग्लोटिड्स बनते हैं, लेकिन वो कहाँ की तरफ जाते हैं? पुश्ड बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ। यहाँ पे पुश होंगे, पीछे तरफ पुश्ड होंगे बैकवर्ड्स की तरफ। यही है प्रोग्लोटिड्स, ये जो सेगमेंट्स हैं ना छोटी छोटी, दीज आर कॉल्ड एज प्रोग्लोटिड्स। ये प्रोग्लोटिड्स होंगे पुश बैकवर्ड्स की तरफ, पीछे की तरफ पुश होंगे, और फिर आएगा न्यू रीजन बनाएंगे, एंड दैट रीजन, जो थर्ड रीजन है हमारी टीनिया सोलियम का, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिला, एंड दैट विल बी फिल्ड विद प्रोग्लोटिड्स। सो दिस इज आवर लास्ट जो रीजन बचा, दैट इज कॉल्ड एज, इसी रीजन को क्या कहा जाता है? स्ट्रोबिला रीजन कहा जाता है, STROBILA, स्ट्रोबिला रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिला रीजन। और इसमें क्या होते हैं? स्ट्रोबिला रीजन इज आफ्टर द नेक के बाद स्ट्रोबिला है, एंड दिस रीजन जो है ये बनाता है, फॉर्म्स मैन बल्क ऑफ बॉडी। दिस फॉर्म्स द मैन बल्क बनाता है, किसका? ऑफ बॉडी का। दिस फॉर्म्स द मैन बल्क ऑफ बॉडी। ठीक है, ये मैन बल्क बनाता है बॉडी का, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सीरीज ऑफ प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट, क्योंकि इनमें सीरीज ऑफ प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। हैज़ मैंने कहा कि नेक रीजन में प्रोग्लोटिड्स बने, वो पुश्ड होंगे पीछे की तरफ, और सीरीज ऑफ प्रोग्लोटिड्स स्ट्रोबिला रीजन में आएंगे, इसलिए ये होता है मैन बल्क ऑफ बॉडी। दिस रीजन इज द मैन बल्क ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ प्रोग्लोटिड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मैन बल्क ऑफ बॉडी। स्ट्रोबिला में टोटल 800 से 900 प्रोग्लोटिड्स होते हैं। ये जो स्ट्रोबिला रीजन है नेक के नीचे यहाँ तक, इसमें 800 से 900 प्रोग्लोटिड्स जो हैं, दीज आर प्रेजेंट, टोटल ऑफ 800 से 900 प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट आर प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स आर द यूनिट्स। प्रोग्लोटिड्स क्या हैं? प्रोग्लोटिड्स ऐसे यूनिट्स हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं, और उन प्रोग्लोटिड्स में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे उस जब वो बॉडी को कवर करेंगे? सो वी कैन से दैट ही इट इज़ यूनिट। प्रोग्लोटिड्स क्या हैं? दे आर द यूनिट्स ऑफ बॉडी। प्रोग्लोटिड्स यूनिट्स हैं बॉडी के, कंप्लीट यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, जिनमें क्या होते, जो क्या करते हैं, जिनमें कंप्लीट सेट ऑफ जेनिटिलियम, जेनिटिलियम मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे, उनका कंप्लीट सेट आएगा, कंप्लीट सेट ऑफ जेनिटिलियम, साथ में जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो भी आएंगे, साथ में सराउंडिंग टिश्यूज़ विल ऑल्सो कम। ठीक है, सो आई सेड कि प्रोग्लोटिड्स आर द यूनिट्स ऑफ बॉडी जिनमें कंप्लीट सेट ऑफ जेनिटिलियम, साथ में सराउंडिंग टिश्यूज़ भी आएंगे। दे पोजेस कंप्लीट सेट ऑफ जेनिटिलियम, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, साथ में सराउंडिंग टिश्यूज़। प्रोग्लोटिड्स का सिर्फ याद रखना है कि दे आर द यूनिट्स ऑफ बॉडी जिनके जो बियर करते हैं कंप्लीट सेट ऑफ जेनिटिलियम, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड विद सराउंडिंग टिश्यूज़। और इन प्रोग्लोटिड्स का जो मैंने बताया कि दे आर द यूनिट्स, इन प्रोग्लोटिड्स का क्या होना? रिपीटेशन ऑफ यूनिट, रिपीटेशन ऑफ दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स का क्या होना? रिपीटेशन ऑफ दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स का बार बार रिपीट होना। ठीक है, या फिर इनका लीनियर अरेंजमेंट, इन यूनिट्स का बार बार रिपीट होना, और या फिर इनका लीनियर अरेंजमेंट। इस प्रोसेस को, जिसमें रिपीटेशन होता है इन यूनिट्स का बार बार, इस प्रोसेस को कहा जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोग्लोटाइजेशन। TTISATION, प्रोग्लोटाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट?
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोग्लोटाइजेशन। सो मैंने क्या बताया कि प्रोग्लोटिड्स का या फिर इन यूनिट्स का क्या होना, इन यूनिट्स का रिपीटेशन होना, REPETITION, रिपीटेशन मीन्स बार बार वापस इन यूनिट्स का क्या होना, रिपीट होना, इन यूनिट्स का बार बार रिपीट होना, या फिर इनका लीनियर अरेंजमेंट, जैसे कि यहाँ पे है पूरा लीनियर अरेंजमेंट, या फिर इनका लीनियर अरेंजमेंट, या फिर इनका रिपीटेशन ऑफ यूनिट्स का रिपीटेशन होना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोग्लोटाइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोग्लोटाइजेशन। ठीक है। एंड द मेन थिंग जिसमें आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, दैट इज़ कि प्रोग्लोटिड्स जो हैं, जो हमने स्टडी किया कि दीज आर द यूनिट्स हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ जेनिटेलियम। ठीक है। प्रोग्लोटिड्स को कभी भी प्रोग्लोटिड्स को मेटामेरिक सेगमेंट्स मत समझना। दीज आर नॉट मेटामेरिक सेगमेंट्स। ये मेटामेरिक सेगमेंट्स नहीं हैं, ये मेटामेरिक सेगमेंट बिल्कुल नहीं है, ये मेटामेरिक सेगमेंट नहीं है। ये क्या है, दीज आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेन यूनिट्स हैं, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेन यूनिट्स हैं। ये इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेन यूनिट्स हैं, जिनमें मैंने बताया क्या है, कंप्लीट सेट है जेनिटेलियम, आई मीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, साथ में सराउंडिंग टिश्यूज़। ठीक है, जितने भी बाकी ऑर्गन्स या टिश्यू। जो सेकंड थिंग मैंने प्रोग्लोटिड्स के बारे में बताई कि प्रोग्लोटिड्स जो हैं ये कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, फॉर्म कहाँ पे होते हैं न्यू प्रोग्लोटिड्स, ये फॉर्म होते हैं जोन ऑफ प्रोलिफरेशन जोन में, या फिर बडिंग जोन, जिसको मैंने बोला था, याद करो क्या है वो, दैट इज नेक, दैट इज आवर नेक रीजन, जो कहाँ पे है, बिहाइंड स्कॉलेक्स, दैट इज द एंटीरियर पार्ट, सबसे पहला पार्ट यहाँ पे, दिस इज स्कॉलेक्स, दिस इज आवर स्कॉलेक्स। ठीक है, इस स्कॉलेक्स के पीछे नेक रीजन में क्या फॉर्म होता है, न्यू प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन होती है और पुश्ड होते हैं न्यू प्रोग्लोटिड्स बैक। ठीक है, तो नेक रीजन जो है यहीं पे न्यू प्रोग्लोटिड्स की फॉर्मेशन होती है बाय बडिंग से, सो इसे बडिंग जोन भी कहा जाता है। और ये नेक रीजन कहाँ पे है, स्कॉलेक्स, ये है स्कॉलेक्स के पीछे यहाँ पे। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि जो यंग प्रोग्लोटिड हैं, यंग प्रोग्लोटिड कहाँ पे होंगे, नेक्स्ट टू नेक। क्यों, क्योंकि नेक पे नए प्रोग्लोटिड्स बन रहे थे, तो नए वाले प्रोग्लोटिड कहाँ होंगे, दैट इज यंग वाले प्रोग्लोटिड नेक के नेक्स्ट टू नेक, मतलब कि नेक के जो अगले वाला पार्ट होगा वहाँ पे पुश होंगे, तो नए प्रोग्लोटिड्स वहीं पे पाए जाएंगे। अगर हम ओल्ड प्रोग्लोटिड की बात करें, ये पोस्टीरियर एंड पे पाए जाएंगे, पोस्टीरियर एंड ऑफ स्ट्रोबिला का। सो वी कैन से दैट कि जो ओल्ड वाले प्रोग्लोटिड हैं, मतलब कि पुराने वाले प्रोग्लोटिड, ये कहाँ पे होंगे, पोस्टीरियर पे। जो पुराने हो जाएंगे वो पीछे चलते जाएंगे। ठीक है, तो पोस्टीरियर एंड ऑफ स्ट्रोबिला पे पुराने प्रोग्लोटिड्स पाए जाएंगे। ठीक है, प्रोग्लोटिड्स जो हैं, प्रोग्लोटिड्स मैच्योर टेपवर्म में 3 काइंड्स में डिफ्रेंशिएटेड है। प्रोग्लोटिड्स जो हैं एक बिल्कुल मैच्योर टेपवर्म में प्रोग्लोटिड्स जो हैं, दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले यहाँ पे इमैच्योर प्रोग्लोटिड, सेकंड मैच्योर प्रोग्लोटिड, एंड द थर्ड वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविड। थर्ड वाला इज ग्रेविड, या फिर जिसे राइप प्रोग्लोटिड भी कहा जाता है। राइप मीन्स पका हुआ, ग्रेविड, या फिर जिसे राइप प्रोग्लोटिड, RIPE, राइप प्रोग्लोटिड। ठीक है, सो मैंने 3 पार्ट्स बताए। फर्स्ट इज इमैच्योर वाला, सेकंड पार्ट मैच्योर, एंड द थर्ड इज ग्रेविड, दैट इज लास्ट पार्ट। ठीक है, बीच वाले पार्ट मैच्योर,
सबसे पहला पार्ट इमैच्योर प्रोग्लोटिड। स्ट्रोबिला जो है इसमें 3 पार्ट्स हैं, वी कैन से दैट इज इमैच्योर, मैच्योर एंड द लास्ट पार्ट इज ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ओके, सबसे पहले इमैच्योर प्रोग्लोटिड। इमैच्योर प्रोग्लोटिड जो है ये यहाँ पे जो इमैच्योर प्रोग्लोटिड हैं इनमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कि ये बिल्कुल नेक के पीछे है, बिहाइंड द नेक, दिस इज़ बिहाइंड, ये वाला इमैच्योर प्रोग्लोटिड नेक के पीछे है, ठीक है, नेक के पीछे। और इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता इमैच्योर प्रोग्लोटिड में। जहाँ पे इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं ये, इनमें वहाँ कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाया जाता, नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बेयर्स नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड इसमें कितनी प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट हैं इमैच्योर प्रोग्लोटिड में? प्रोग्लोटिड जहाँ पे वहाँ पे टोटल 200 प्रोग्लोटिड्स हैं। कितनी हैं? 200 प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट, 200 प्रोग्लोटिड्स हैं इमैच्योर वाले में, ठीक है। ओके, सो वी आर डन कि इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स नेक के पीछे होंगी, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ठीक है, 200 प्रोग्लोटिड होंगी, ठीक है, इमैच्योर वाले में। सेकंड पार्ट इफ वी विल गो, सेकंड वाला प्रोग्लोटिड है दैट इज मैच्योर प्रोग्लोटिड। मैच्योर, ठीक है, मैच्योर प्रोग्लोटिड जो है इसमें टोटल प्रोग्लोटिड्स कितनी आती हैं? 300 से 400। कितनी आती हैं टोटल प्रोग्लोटिड? 300 से 400, याद रखना, 300 to 400। पहले वाले में कितनी थी? पहले वाले में 200 थी, दैट इज़ इमैच्योर में। मैच्योर वाले में कितनी बताई मैंने? 300, 300 से 400 प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। इमैच्योर वाला थोड़ा बड़ा है इसलिए 300 से 400 प्रोग्लोटिड्स हैं, ठीक है। मैच्योर वाला प्रोग्लोटिड जो है, मैच्योर वाले प्रोग्लोटिड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मैच्योर वाले में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। वो जो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें आता है दैट इज़ मेल वाला, एंड जो सेकंड आता है दैट इज़ कॉल्ड एज फीमेल वाला। मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे पहले आएगा इसमें, और फिर प्रोग्लोटिड्स पुश्ड पीछे की तरफ पुश होके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बना लेते हैं। सो क्योंकि ये दीज टैपवॉर्म्स क्या होती हैं? हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट मीन्स इनमें सेक्सेस बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, दोनों सेक्सेस सेम ऑर्गेनिज्म में, बोथ सेक्सेस आर इन द सेम टीनिया में, बोथ सेक्सेस आर इन सेम टीनिया, बोथ सेक्सेस आर इन सेम टीनिया एंड दे आर हर्मैफ्रोडाइट। इसी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर इन सेम टीनिया में प्रेजेंट होने हैं, सेम बोथ गैमेट्स आर प्रेजेंट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे पहले पाए जाएंगे, मैच्योर प्रोग्लोटिड में आएंगे, फिर देन पुश्ड बैकवर्ड्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विल फॉर्म, ठीक है। हैज़ मैंने बताया कि दोनों हर्मैफ्रोडाइट हैं, मतलब कि दोनों में सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मेल भी फीमेल भी। तो इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। इनमें सेक्सेस ना डिफ्रेंशिएट होने की वजह से दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं तो एक ही के अंदर। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे ये सबसे पहले बनेंगे, फिर प्रोग्लोटिड्स पीछे के लिए होंगी पुश्ड, और क्या बनाएंगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले क्या बनेंगे याद रखना? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर उसके बाद प्रोग्लोटिड्स पुश्ड बैक होंगी और क्या बनाएंगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मैच्योर प्रोग्लोटिड्स जो होती हैं ये किस शेप की होती हैं? दे आर स्क्वायर शेप। ये देयर इज स्क्वायर शेप, अब स्क्वायर शेप बनने लगा है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में। जैसे जैसे मैच्योर होती जा रही हैं दे आर स्क्वायरिश इन शेप। और अब उसके बाद मैच्योर प्रोग्लोटिड के बाद शुरू कौन सा होगा प्रोग्लोटिड? दैट इज ग्रेविड या फिर राइप प्रोग्लोटिड। ग्रेविड या फिर राइप मीन्स पका हुआ, जो बिल्कुल ओल्ड हो चुका है। ग्रेविड, GRAVID, ग्रेविड, या फिर जिसे राइप प्रोग्लोटिड भी कहा जाता है। ग्रेविड या राइप प्रोग्लोटिड जो होगा ये सबसे ओल्डेस्ट होगा, जो सबसे ओल्ड हो जाता है, पुराना या फिर बूढ़ा हो जाता है,
और ये कहाँ पे होगा, एट पोस्टीरियर, यहाँ पिछली साइड पे, दिस इज ग्रेविड, पिछली साइड की तरफ, दिस इज ग्रेविड प्रोग्लोटिड। और यहाँ ये कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर एंड पे, किसका एंड, स्ट्रोबिला का, जो लास्ट पार्ट था हमारा जिसमें प्रोग्लोटिड्स थे। तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड पोस्टीरियर एंड है स्ट्रोबिला का, और ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्लोटिड है, और ये पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होता है स्ट्रोबिला के, ठीक है। और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो हैं इनमें 150 to 200 प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 150 से लेकर 200 प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले बताया था कि टोटल प्रोग्लोटिड्स कितने होंगे, 800 to 900, जिसमें मैंने बताया कि जो इमैच्योर वाले होंगे उसमें कितने होंगे, 200 प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर वाले में 300 से 400, और जो लास्ट बताया मैंने ग्रेविड वाला, इसमें भी 150 to 200 प्रोग्लोटिड्स। सो मैक्सिमम 800 से 900 टोटल प्रोग्लोटिड्स होंगे। ग्रेविड या राइप प्रोग्लोटिड में 150 to 200 प्रोग्लोटिड्स, एंड ग्रेविड वाले सबसे ओल्डेस्ट है प्रोग्लोटिड्स, और ये कहाँ पे हैं, पोस्टीरियर एंड पे स्ट्रोबिला के, एट नेट पोस्टीरियर एंड ऑफ स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला इज द लास्ट पार्ट। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला, ठीक है। स्ट्रोबिला लास्ट पार्ट है जहाँ पे ग्रेविड, जहाँ पे प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं, और प्रोग्लोटिड्स 3 तरह के हैं, इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। मैच्योर जो हैं उसमें कितने प्रोग्लोटिड्स से, 200 प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड और सेकंड पार्ट दैट इज मैच्योर प्रोग्लोटिड, उसमें 300 से 400 थे, और लास्ट है ग्रेविड या फिर राइप प्रोग्लोटिड जिसमें 150 से 200 प्रोग्लोटिड हैं, ठीक है। कोई भी, और इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। ग्रेविड या फिर राइप प्रोग्लोटिड में नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट, एक भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनमें ब्रांच्ड यूट्रस है। यूट्रस कैसा है, ब्रांच्ड है, 7 to 13 लिटरल ब्रांचेस आती हैं उसमें, और ब्रांचिंग यूट्रस में ही जो फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स है वो एंटर होते हैं। कौन से एग कैप्सूल, फर्टिलाइज हुए वाले एग कैप्सूल्स वो इसी ब्रांचिंग यूट्रस में आते हैं। ब्रांचिंग यूट्रस जो हैं ये 7 to 13 लेटरल ब्रांचेस करके ब्रांच्ड यूट्रस बनाते हैं, और इस ब्रांच्ड यूट्रस में कौन आते हैं, फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स एंटर होते हैं, ठीक है। दिस ब्रांचिंग यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स प्रेजेंट है, मैंने बताया। कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होगा। ग्रेविड प्रोग्लोटिड दैट इज़ योर लास्ट प्रोग्लोटिड्स, जहाँ पे जो राइप हो चुके हैं, ओल्डेस्ट हैं, पोस्टीरियर एंड पे हैं स्ट्रोबिला की, दैट इज़ ओवर लास्ट पार्ट स्ट्रोबिला, जिसमें 3 तरह के प्रोग्लोटिड्स थे, इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड या राइप, जो हमने पढ़ा कि इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ब्रांचिंग यूट्रस है, सिर्फ ब्रांचिंग यूट्रस है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स प्रेजेंट होंगे उस ब्रांचिंग यूट्रस के अंदर। वो ऐसे है, उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बहुत सारे, टोटल पता है कितने, टोटल हो सकते हैं 1000 फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल, हजार फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं उसके अंदर। इतने ज़्यादा क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि डिस्पर्सल में हेल्प हो सके। डिस्पर्सल का क्या मतलब, इनने अब जाना है प्राइमरी से सेकेंडरी होस्ट में, मतलब कि मैन से होकर पिग में जाना है, तो कुछ ही लार्वा जो हैं वो प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र हो पाएंगे, बाकी जो लार्वा हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए इनको इतने ज़्यादा लार्वा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत मतलब कि एग्स बनाने की ज़रूरत होती है, तो दैट्स वाई सो मैनी, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रेविड या राइप प्रोग्लोटिड जो हमने पढ़ा। एंड अब हैज़ मैंने बताया कि ग्रेविड या फिर जो राइप प्रोग्लोटिड हैं, ग्रेविड या फिर राइप प्रोग्लोटिड, ये क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट हैं। अब जो ओल्ड हो गए तो उन्हें तो डेथ होनी है, तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलरली कट होते जाते हैं यहाँ से, मतलब कि कट ऑफ होता जाता है, इनका कटते जाते हैं थोड़े, ठीक है, इनका कट ऑफ होता जाता है। या तो ये 2 से 5
प्रोग्लोटिड्स एक साथ निकालते हैं या फिर अकेले अकेले सिंगल प्रोग्लोटिड रिमूव होता जाता है यहाँ से, ठीक है। ग्रेविड या राइट प्रोग्लोटिड ओल्डेस्ट हैं, ठीक है। बार तो ये क्या करते रहते हैं, अपने आप को कट ऑफ थोड़ा काटते रहते हैं, मतलब कि थोड़ी प्रोग्लोटिड्स निकलती रहती हैं, रिमूव होती रहती हैं यहाँ से, 2 या 5 की नंबर में की फॉर्म में निकलेंगी या फिर एक प्रोग्लोटिड बाहर निकलेगी, ठीक है। एक प्रोग्लोटिड जो है रिमूव होती रहेगी। इस कटिंग ऑफ प्रोग्लोटिड को जब प्रोग्लोटिड क्या हो जाए, ओल्डेस्ट हो जाए, ओल्ड हो जाए, इस कटिंग ऑफ प्रोग्लोटिड को जब प्रोग्लोटिड क्या हो जाए, ओल्ड हो जाए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपोलिसिस। एपोलिसिस क्या हुआ, 2 या 5 प्रोग्लोटिड्स या फिर सिंगल प्रोग्लोटिड का क्या होना, रिमूव होना, सिंगल प्रोग्लोटिड का रिमूव होना फ्रॉम द लास्ट पार्ट से, दैट इज ग्रेविड प्रोग्लोटिड से, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोलिसिस। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपोलिसिस है कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये प्रोग्लोटिड्स डिटैच मीन्स रिमूव हुई यहाँ से, ठीक है। अब वो कहाँ जाएंगी, हैज़ वी नो कि जो ये टीनिया है ये कहाँ पे रह रहा है, मैन के इंटेस्टाइन में। अब जो ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स रिमूव हुई, डिटैच्ड प्रोग्लोटिड्स, ये जो डिटैच्ड प्रोग्लोटिड्स हैं ये रिमूव हुई, ठीक है। तो ये डिटैच्ड प्रोग्लोटिड्स जो हैं कौन सी वाली रिमूव हुई, ग्रेविड वाली, ओल्ड वाली, ठीक है। ये जो ग्रेविड डिटैच्ड प्रोग्लोटिड्स हैं ये कहाँ से पास करेंगी, पास आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन की बॉडी से पास आउट करेगी, किसकी फॉर्म में, किन के साथ, डेफिकेशन के थ्रू, किन के साथ, फीसेस की फॉर्म में बाहर निकलेंगी, हो लैंड में एंटर हो जाएंगी, ठीक है। होता है और फिर जब लैंड में फीसेस आएंगे तो पिग विल ईट देम, क्योंकि पिग का फूड ही दिस ह्यूमन का फीसेस हैं, सो पिग विल ईट देम, और उसके अंदर फिर से ये साइकिल चलेगा, फिर पिग को कौन खा लेगा, ह्यूमन, तो फिर ये साइकिल कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है टीनिया सोलियम का, विच आई विल डिस्कस इन लेटर लेक्चर्स। तो मैंने बताया कि जो डिटैच प्रोग्लोटिड्स हैं, प्रोग्लोटिड्स ग्रेविड वाले जो डिटैच हो गए, ओल्ड थे इसलिए डिटैच हो गए एपोलिसिस प्रोसेस से, तो ये डिटैच प्रोग्लोटिड्स जो हैं पास करेंगे ह्यूमन की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, क्योंकि ये टैपवॉर्म कहाँ थी, ह्यूमन की बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर थी, इसलिए ये डिटैच प्रोग्लोटिड्स पास करेंगी ह्यूमन की बॉडी के बाहर फीसेस की फॉर्म में डेफिकेशन के थ्रू या फिर इजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज़ कम्प्लीटेड। अब हमने जो एपोलिसिस प्रोसेस पढ़ा जिसमें 2 या 5 प्रोग्लोटिड्स रिमूव हो रहे थे क्योंकि वो ओल्ड हो चुके थे या फिर सिंगली वो रिमूव हो रहे थे, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों रिमूव हुए, क्या रीज़न क्या है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, एपोलिसिस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम। एपोलिसिस प्रोसेस का जो सिग्निफिकेंस है वो इतना है कि 2 या 5 प्रोग्लोटिड्स यहाँ से रेगुलरली कट ऑफ होना या फिर सिंगली की फॉर्म में, तो उससे क्या होता है, जो टैपवॉर्म है इनका साइज़ जो है क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है, साइज़ क्या रहता है इनका, मेंटेन रहता है। ऐसे यहाँ से नेक रीजन से बन रहे हैं प्रोग्लोटिड्स, पुष्ट हो रहे हैं पीछे बनते जा रहे हैं, तो इनका साइज़ मेंटेन नहीं रह पाएगा अगर यहाँ से ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स ओल्ड वाले रिमूव नहीं होंगे जब तक। तो साइज़ मेंटेन करने के लिए इन ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स को एपोलिसिस हो जाती है, मतलब कि 2 या 5 प्रोग्लोटिड्स रिमूव ऑन हो जाते हैं इनकी बॉडी से, ठीक है, ताकि नए प्रोग्लोटिड्स एडजस्ट हो पाएँ, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एपोलिसिस। सेकंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या होता है कि जो मैंने पहले ही बता दिया कि डिस्पर्सल, मतलब कि इनको प्राइमरी होस्ट से सेकेंडरी होस्ट में जाना है। तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, जिस ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में मैंने बताया कि क्या होता है, ब्रांच्ड यूट्रस और उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स हैं, वो फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल्स किस में जाएंगे, सेकेंडरी होस्ट में, और वहाँ पर उनका नया लार्वा बनेगा। तो इस वजह लार्वा फिर से
चला जाएगा ह्यूमन की बॉडी में, तो उनकी डिस्पर्सल के लिए, नए नए लार्वास बनाने के लिए दिस एपोलिसिस प्रोसेस इज सो सिग्निफिकेंट. सो वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ टैपवॉर्म completely. Now if you want कि मैं another video बनाऊँ about the reproductive organs of the tapeworm, male, female, and also the life cycle of tapeworm, then comment in the comment section. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe my channel.